बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत में राइट। मुसलमानों के साथ कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ज़ुल्म होता है, उनके ऊपर ज़ुल्म के पहाड़ ढाए जाते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? इसकी आज बाकायदा तौर पे हम एक अपने जानने वाले हैं, कलकत्ता में, मुस्लिम हैं, एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं और एक्टिव भी हैं बहुत। वो एक मुस्लिम खातून हैं, नाज़िया इलाही खान। खुशामदीद कहता हूँ नाज़िया आपको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये बताइए कि आप इतने इल्ज़ामात वाले मुल्क में रहती हैं, वो भी केरला में, जहाँ पे मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो खुश नहीं हैं। कभी हिजाब का मसला आ जाता है, कभी स्कूल में लड़कियों को दाखिला नहीं मिलता, मुस्लिम लड़कियों को, और कभी ये कहा जाता है कि मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा रहे बल्कि बकरे का गोश्त नहीं खा रहे, गाय का गोश्त खा रहे हैं। क्या हकीकत है इन सब में? देखिए, सबसे पहली तो मैं आपको ये जवाब दे दूँ कि जब कुरान लिखा जा रहा था, जब कुरान नाज़िल हो रहा था, जब कुरान की में बातें लिखी जा रही थी, सुन्नत रसूल को जब जोड़ा जा रहा था, तब तो पहला वर्ड इक़रा का आया था। इक़रा का इकरा मतलब होता है पढ़ो। पहला वर्ड हिजाब का तो आया नहीं था, इनइक्वालिटी का तो आया नहीं था, 4 शादियों का तो पहला वर्ड आया नहीं था, 4-4 बीवियाँ रखने का तो पहला वर्ड आया नहीं था, इक़रा आया था मतलब पढ़ो। तो ये जो क्रिटिसिज़्म चल रहा है मुसलमानों का एक नेचर है कि वो हमेशा क्रिटिसिज़्म पर बिलीव करते हैं, ऑप्टिमिज़्म पर बिलीव नहीं करते हैं। तो ये जो क्रिटिसिज़्म चल रहा है ये कुक्ड है, ये मैनिपुलेटेड है, ये कॉन्कॉक्टेड है, ये ज़बरदस्ती का लागू किया हुआ है। आज अगर मैं स्विमर हूँ तो डेफ़िनेटली मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनूँगी। आज अगर मैं मॉडल हूँ तो डेफ़िनेटली मुझे हर वो ड्रेस पहनना पड़ेगा जो कंपनी मुझे देगी। आज अगर मैं पायलट हूँ तो मुझे पायलट का यूनिफ़ॉर्म पहनना पड़ेगा, तो जब आप स्कूल और कॉलेज में जाते हैं तो आपको उसका यूनिफ़ॉर्म पहनना पड़ेगा। ये आपकी बेजा ज़बरदस्ती और ज़िद है कि हमने तो नकाब पहन कर के स्कूल और कॉलेज के अंदर बैठना है। ये बेजा है, आप अपने घर में जो करना है आप करें। कुछ ऐसी जगह होते हैं, जहाँ पर वहाँ के रूल रेगुलेशन आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं। जब हम एलएलबी कर रहे होते हैं, तो हमें तो यूनिफ़ॉर्म ही पहनना पड़ता है, ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट ही पहनना पड़ता है। तब तो हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी प्रिंसिपल को एग्री करने की कोशिश करें कि नहीं हमें सलवार जम्पर दुपट्टा पहनकर आने दीजिए, वो तो नहीं मानेंगे, वो तो यही कहेंगे कि भाई ये पूरे यूनिवर्सिटी का यूनिफ़ॉर्म है और आपने वही पहनना है। तो ये और दूसरी मेरे अंदर एक सवाल पैदा होता है कि आज कोई भी गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने के लिए, हाई कोर्ट तक पहुँचने के लिए या किसी भी कोर्ट तक पहुँचने के लिए 10 लाख बार सोचता है कि पैसे कहाँ से आएँगे। और ये ख़वातीन जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई हैं, एक पूरा काफ़िला वकीलों का लेकर के, बड़े-बड़े वकीलों का लेकर के, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आज जितनी भी सुपीरियर और सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी हियरिंग की फीस हम और आप भी शायद नहीं पे कर सकते हैं। आज फ्लाइट से ट्रैवल करके इधर से उधर जाना, ये भी हमें भी सोचना पड़ता है कि कैसे इतनी बार जाएँगे। तो कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं? डेफ़िनिटली ये एक बनाया हुआ कुक्ड स्टोरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान करने का तरीका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी बेजा है। अब आती है मैं आती हूँ दूसरे सवाल पर। क्या कुरान ये कहता है कि गाय गोश्त खाने वाला ही मुसलमान होता है या सुन्नत रसूल पर चलने वाला मुसलमान होता है? मुझे ऐसा लगता है कि सुन्नत रसूल और कुरान को मानने वाला मुसलमान होता है, गाय गोश्त खाने या ना खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर हम 99% डॉक्टर से पूछें, तो वो यही कहेंगे कि रेड मीट ना खाएँ क्योंकि कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, फैटी लिवर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाय गोश्त खाना या ना खाना ये मुसलमान होने से और अपने आप को मुसलमान तरजीह देने से कोई ये एकदम ही नॉनसेंस और कोई सेंस वाली बात ही नहीं आ रही है, ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है। मैं मुस्लिम हूँ, मेरी फैमिली पूरी मुसलमान है, मेरे घर में एक भी इंटर रिलिजन नहीं है। मतलब ऐसा भी होता है कि किसी लड़के ने शादी कर लिया इंटर रिलिजन में या किसी लड़की ने कर लिया, नो नॉट एट ऑल। मेरी मदर की, माँ की आज तक मेरी अम्मी की तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई है। मेरे फादर की माशा आज तक नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई है। तो ऐसे घर से आकर के अगर मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को अपना गार्जियन मान रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ एंड दिस इज़ इनफ कि मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है,
जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए, क्योंकि कुरान ने तो कहा पहले इक़रा। प्रॉफेट मोहम्मद ने खुद कहा कि भाई पढ़ाई शिक्षा लेनी है, पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ। तो जब कुरान आपको शिक्षा के बारे में बता रहा है, इक्वालिटी के बारे में बता रहा है, औरतों को इज्जत देने के बारे में बता रहा है, तो फिर आप होते कौन है जो आप दाढ़ी टोपी लगा करके फतवा जारी कर देंगे? हम तो मानेंगे नहीं ऐसे फतवे को। नहीं तो फिर ये बताइए ना कि जिस तरीके से इल्ज़ामात हैं आपके नरेंद्र मोदी जी पे कि वो मुसलमानों के कातिल हैं। गुजरात में 2002 में उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है। अदालतों में मामलात गए और प्राइम मिनिस्टर बनने के क्लीन बाद चिट वो भी मिल केस भी गया। खत्म हो गए। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि तो इतने जो ज़ुल्म उन्होंने किए नरेंद्र मोदी ने, मुसलमानों पे जो इल्ज़ामात उन पे लगाए गए, इसकी क्या हकीकत है? क्या ये झूठे हैं? देखिए, इल्ज़ामात तो इल्ज़ामात ही होते हैं। एक होता है कि हम जिसको प्रूफ करते और एक होता है एलिगेशन। आज अगर मेरे इस चैम्बर में कोई लड़का आता है और मैंने कह दिया कि उसने मुझे मोलेस्ट किया है, तो वो तो एलिगेशन हुआ। अब एक लंबा वक़्फ़ा है कि मैं उसको प्रूफ करूँगी। तो सच हमेशा सच होता है और झूठ कभी भी प्रूफ नहीं हो पाता है। जैसे 2002 के कांड, गुजरात कांड का जो कांड हुआ है, जो इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट हुए हैं, वो प्रूफ नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी अपोज़िशन पार्टीज़ के लोग हैं, वो इनफ क्यों नहीं है इस चीज को प्रूव करने में कि हाँ भाई भारत के प्रधानमंत्री का हाथ उसमें था। आप ऐसे प्रूफ, आप ऐसी चीजें, आप ऐसे सीजर लिस्ट क्यों नहीं निकाल कर लेकर आ रहे हैं? आपने चार्जशीट के वक्त, तब तो आपकी सरकार थी, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तो 2002 के वक्त में चार्जशीट ऐसी क्यों बनी जिसमें डायरेक्ट नाम प्रधानमंत्री का नहीं आ गया? 2002 में जब वो एफआईआर दर्ज किए जा रहे थे, लॉन्च किए जा रहे थे, तब केस डायरी सीडी ऐसा क्यों नहीं बना? ऑटोप्सी रिपोर्ट ऐसा क्यों नहीं बना? सारे एलिगेशंस में क्यों रह गए कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है? तो जुडिशरी सिस्टम की आंखें बहुत तेज होती हैं। जुडिशरी सिस्टम हर उन चीजों पर को बहुत ही अच्छे तरीके से डीप डाउन जाकर देखता है, जो दस्तावेज़ों में हमें दिखाई देता है। तो अगर वो चाहते तो वो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, क्यों नहीं किए? क्योंकि सच्चाई यही थी कि एक भारत का प्रधानमंत्री जो आज पूरे हिंदुस्तान के की जनता को अपना परिवार मान रहा है, जिनकी योजनाएँ आने पर वो ये नहीं कहता है कि ये हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। जब भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के मंच पर ये कहता है कि बेटी अब बचेगी भी और बेटी अब पढ़ेगी भी, तब उसके उसके स्पीच में ये नहीं होता है कि भाई देखो मुसलमान बेटी नहीं बचनी चाहिए और मुसलमान बेटी नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, वो इस पूरे परिवार को परिवार मानते हैं। वो इस पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार मान रहे हैं। आज किसान सम्मान योजना आया, तो क्या ये कहा कि जितने भी मुसलमान किसान हैं उनको हम सम्मान नहीं देंगे, सिर्फ हिंदू हिंदू किसान को हम सम्मान देंगे? जनधन योजना आया, मुद्रा योजना आया, स्वच्छ भारत अभियान आया। 8 साल में 8 अचीवमेंट्स हुए, तो इसमें बुरा क्या है? आज देश हमारा हिंदुस्तान जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां सेफ फील कर रही हैं, तो इसमें बुरा क्या है? फिर से वही निर्भया कांड होना चाहिए क्या? हम तो नहीं झेल पाएँगे, हम तो नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे। कि आपने अभी ये बात की कि इस्लाम में कहीं भी अभी इस बात का ज़िक्र नहीं है कि आपने गोश्त खाना है, बड़ा गोश्त खाना है, गाय का खाना है, बकरे का खाना है या आपने हिजाब लेना है या आपने ये पाबंदियाँ लगानी, इक़रा से कुरान पाक का आगाज़ हुआ। तो फिर भारत में मुसलमान क्यों गोश्त खाना चाहते हैं और हिंदू उनको रोकते क्यों हैं गाय का गोश्त खाने से? हर गेरुआ रंग पहनकर मंच पर चढ़ के मोतियों का माला पहन करके अगर कोई ये कह देता है कि गाय का गोश्त मत खाइए, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये तो सबसे पहली बात है कि ये पॉसिबल नहीं है। कोई एक ऐसी स्पीच बता दीजिए जहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों तुम गाय का गोश्त मत खाना। कोई एक ऐसी स्पीच मुझे दिखा दे कोई भी जिसमें अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खड़े होकर कहा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खड़े होकर कहा, गवर्नर ने खड़े होकर कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि भाई तुम मुसलमानों गाय का गोश्त खाओगे तो तुमको हिंदुस्तान से निकाल देंगे। नहीं, ऐसा तो कहा ही नहीं गया है, बिल्कुल नहीं कहा गया है। यूपी में योगी जी की सरकार है, गाय का गोश्त तो मिलता है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले कानपुर से आई, मैंने कबाब खाया।
टुंडे टिंडे टुंडे क्या होता है वो कबाब खाया, शामी कबाब खाया। मुझे तो किसी ने नहीं मना किया। मैंने तो मतलब अपनी आँखों से देखा है कि बहुत सारे गाय गोश्त की दुकान है वहाँ पर यूपी में। वो रायबरेली में बहुत सारे दुकान हैं, कानपुर में है, लखनऊ में है, कोई नहीं मना कर रहा है। दिक्कत इस बात की है कि अब मुसलमानों को क्राइम करने के लिए मना किया जा रहा है और ये मुसलमान के कुछ ऐसे गुट हैं जिनको बुरा लग रहा है। पश्चिम बंगाल में पार्क स्ट्रीट रेप केस बहुत फेमस हुआ था, बहुत, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था कि सजा हुआ घटना है। ये हुआ नहीं है, सजा हुआ घटना है क्योंकि जो गैंग रेप जिन्होंने मूविंग कार में किया था, वो सबके सब मुसलमान थे। तो आज अगर मुसलमान लड़कियों को तलाक देते हैं, छोड़ो जाने दो। लड़कियों का मोलेस्टेशन करते हैं, चलो जाने दो। लड़कियों पॉलीगैमी करते हैं, 4-4 शादियाँ करते हैं, चलो जाने दो। रेप करते हैं, चलो जाने दो। क्यों जाने देंगे भैया? क्यों जाने देंगे? क्या आपको कुरान ने परमिशन दिया है कि आप रेप कर सकते हैं? क्या आपको कुरान ने ये परमिशन दिया है कि अगर मुसलमान लड़कियाँ बहुत बोल्ड और बहुत वेस्टर्न कल्चर की होंगी तो आप उसको प्रोस्टिट्यूट बोलकर चिल्लाइएगा और आप खुद शादी किसी हिंदू लड़की से कर लीजिएगा? क्यों? हमारे कौम की लड़कियाँ पढ़ी-लिखी और बोल्ड नहीं होती हैं क्या, जो आपको हिंदू लड़कियाँ पसंद आती हैं और आप जाकर के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं? क्यों करते हैं? इसकी क्या वजह है कि मुस्लिम लड़कियाँ जो हैं वो हिंदू से अगर शादी कर लें? इस्लाम में तो मना है, एक मुस्लिम लड़की के लिए ये मना है। इस्लाम में जो हमने सुना है कि वो गैर मुस्लिम से शादी मत करे। तो लेकिन ये भी है कि हिंदू जो है या मुस्लिम मर्द जो है, वो भी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो क्या वहाँ पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो है वो शादियाँ उनकी होती हैं और इसमें कोई पाबंदी नहीं लगती वहाँ पे? देखिए मैं आपको अपने हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में बता देती हूँ कि हमारे मुसलमान कम्युनिटी की लड़कियाँ हैं, मैं पूरे पैन इंडिया के बारे में आपको बता रही हूँ। एक स्पेसिफिक स्टेट के बारे में नहीं बता रही हूँ। अगर आप 10 लाख मुस्लिम लड़कियों से पूछिएगा तो शायद 4 मिलेंगी आपको जिन्होंने इंटर रिलिजन में शादी की है। लेकिन अगर आप 10 लाख मुस्लिम लड़के से पूछिएगा तो उसमें 9 लाख आपको मिलेगा जिसने इंटर रिलिजन में ही शादी की है। अब आप मतलब ऐसी डिस्टिंग्विश कोई पाबंदी नहीं है। निकालिए। जी? ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरह कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों का बहुत इस्तेहसाल हो रहा है, उनको कोई मारा-पीटा जाता पाबंदी है शादियाँ करने पे। कोई पाबंदी नहीं है कि आप तो मुस्लिम हैं तो आपको मुसलमान लड़की से शादी करनी है और मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं कोर्ट जाती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ, मैं हाई कोर्ट जाती हूँ, मैं बहुत सारी मीटिंग्स करती हूँ, सोशल मीटिंग्स करती हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ करती हूँ, बहुत लोगों से मैं मिलती हूँ। तो ये तो मुस्लिम मर्दों की मानसिकता है कि जो बोल्डनेस और जो क्वालिटीज़ मुझे हिंदू लड़कियों में मिल जाएगी, वो मुस्लिम लड़कियों में मिलेगी नहीं। और अगर वही बोल्डनेस और वही क्वालिटीज़ मुसलमान लड़कियों में होती है, तो वही मुस्लिम लड़के तुरंत कह देते हैं कि अरे देखो प्रोस्टिट्यूट जैसी है। इस्लाम का तो मतलब ही नहीं जानती है। देखो जीन्स पहनकर घूम रही है। ये तो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। तो ये मानसिकता बैठी हुई है हमारे इंडिया में मुसलमान लड़कों की। तो आज प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात का आया है मुसलमान लड़कों के लिए कि जब हम हिजाब के बारे में बात करते हैं, तो मैं बज़ाफ्ते ये कह देती हूँ नेशनल टेलीविज़न पे कि हमें हिजाब पहनाने के लिए मर्द लड़ रहे हैं, लुंगी और टोपी सब सब उठाकर चल रहे हैं। लेकिन आप क्यों नहीं सिर्फ खान ड्रेस कुर्ता पहन रहे हैं और सर पे टोपी लेकर चल रहे हैं? आप तो बॉक्सर्स भी पहन रहे हैं, आप तो जीन्स भी पहन रहे हैं, आप तो पैंट भी पहन रहे हैं, थ्री पीस भी पहन रहे हैं। सिर्फ औरतों को नकाब पहनाना है क्यों भाई? ऐसा क्यों? ये पार्शियलिटी क्यों? हालाँकि कुरान ने तो इक्वालिटी दी है मर्दों और औरतों में। तो अब क्या है कि हिंदुस्तान में औरतों को ज़ुबान मिली है 2014 के बाद। 2014 से औरतें बोल पा रही हैं, वोकल हो पा रही हैं, वो जवाब दे पा रही हैं। तो ये जितने दाढ़ी टोपी वाले बैठते हैं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे हैं जो तेल मसाला लगाते रहते हैं और अपनी-अपनी रोटियाँ सेकते रहते हैं। उन पैसे लेते रहते हैं दूसरे-दूसरे अपोज़िशन पार्टी से और वो खिड़की पे बैठ कर के हर रोज़ चिल्लाते रहते हैं, 2-4 आयतें पढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं पर्दा तो बहुत ज़रूरी है। मोतियों की तरह देखा जाता है मुस्लिम लड़कियों को। भई यही मुसलमान का अगर पूरा मुस्लिम ख़वातीन का अगर आप कुरान में पढ़ें, तो हज़रत क्या अपना आमना नहीं थी? तो क्या हज़रत सफ़िया नहीं थी? हज़रत फ़ातिमा नहीं थी? तो ये तो मिसाल है। ये तो हज़रत आयशा नहीं थी क्या? तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी रही हैं। हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हम भी हो सकते हैं। तो
ये जो जितनी दकियानूसी बातें होती हैं और ये लोग एक सुन्नत-ए-रसूल दाढ़ी और टोपी पहन कर के बैठे रहते हैं, मुझे इनकी बातों पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी न किसी के कहने पर, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को चाटुकारिता करने के लिए, बटरिंग करने के लिए ये सारी बातें करते हैं। हालाँकि ये खुद भी अंदर से जानते हैं कि मर्द और औरत का दर्जा कुरान ने एक दिया है, बिल्कुल एक दिया है। कहीं से भी आगे या पीछे नहीं किया है। इवन औरतों के लिए कितनी खूबसूरत-खूबसूरत बातें कुरान ने बताई है। ये तक कहा है कि ये प्रॉफेट मोहम्मद के जितने भी सुन्नत-ए-रसूल हम पढ़े, कहा गया है कि अगर शौहर खाविंद अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को खाना खिलाए, तो वो कोई गिरी हुई बात नहीं होती है, वो बहुत सुन्नत है, वो प्यार जताना होता है। पर हम अपने हमारे इंडिया में अगर हम अपने मुसलमान हस्बैंड को कह देंगे कि भाई मुझे खाना खिला दो, तो वो सीधा यही जवाब देगा, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या? इसकी क्या वजह है? अगर आप इतनी आज़ादी देख रही हैं इंडिया में, मुसलमानों के साथ आप कहती हैं कि जी बहुत अच्छा सलूक किया जाता है, तो फिर ये तो आपकी बात की अपनी नफ़ी हो गई ना, कि हस्बैंड कह देता है जी कि आपके हाथ टूटे हुए हैं। ये तो आपकी अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हिंदुस्तान का कल्चर बहुत खूबसूरत है। मैंने अभी पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी का आपको डिफरेंसेस बताया है। एकदम पर्टिकुलर, एकदम स्पेसिफिकली मैंने बताया है। आज अगर मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठती हूँ, अगर इंटर रिलीजन के जितने भी मर्द होंगे, अगर वो जेंट्स की भी सीट होगी जो लिखा रहता है कि ये जेंट्स की सीट है, वो उठ जाएँगे कि आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, आप लेडीज़ हैं। लेकिन मुसलमान लड़का अगर बैठा रहेगा, वो कभी नहीं उठेगा कि आप लेडीज़ हैं, आप बैठ जाइए, क्योंकि मुसलमान लड़कों में एरोगेंट और ईगो बहुत ज़्यादा होता है कि अरे हम औरत से नीचे हो जाएँगे। औरत से नीचे कैसे हो सकते हैं? काम करने वाली अगर औरत है तो भाई तुमने बच्चा भी पैदा करना है, तुमने घर भी सँभालना है, तुमने काम भी अगर काम करना है तो काम भी करना है। एप्रिशिएट नहीं करेंगे, एप्रिसिएशन नहीं देंगे कि तुम सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रही हो। अगर एक दिन खाना बनाने में लेट हो जाएगा तो सीधा अरे होता नहीं है तो करती क्यों हो? तो ये एक मुस्लिम लड़कों में प्रॉब्लम है और जिसको धीरे हिंदुओं हिंदुओं में ऐसा नहीं है कि उनके जो शौहर हैं, हिंदू औरत के, वो अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। आपका क्या ये कहने का मकसद है कि मुसलमान ही सिर्फ़ इस तरह करते हैं? क्या दूसरे मज़हब के लोग नहीं करते? मैंने मेरा जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है या मैंने जितना देखा है, देखिए हम हिंदुओं में सती का ये प्रथा था, उसको बंद कराया गया और किसी हिंदू ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। शायद एक भी सप्लीमेंट्री पिटीशन और एक भी जितने भी जो पिटीशंस पढ़ते हैं अपोजिट पार्टी की तरफ से या रेस्पोंडेंट की तरफ से, वो नहीं आया था। अभी उसके बाद फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट को बंद कराया गया। उसके बाद पॉक्सो 2019 में जो जुवेनाइल रेप होता है, उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब ट्रिपल तलाक बंद कराया गया, जिसको हम लोगों ने बहुत मेहनत से बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इतना हिस्टोरिकल वर्डिक्ट हम लेकर आए, जो 14 मुस्लिम कंट्रीज़ में पहले बंद हो चुका था, वो हिंदुस्तान में जब बंद कराया गया, तो जितने भी मुस्लिम मर्द थे, उसमें 80% रोड पर थे कि तलाक बंद नहीं होना चाहिए। तलाक बंद नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने बैठ कर के न्यूज़ चैनल्स पर और कोर्ट के अंदर पूछा कि क्या कुरान कहता है कि तलाक अच्छी चीज़ है? तो हर अच्छी चीज़ इंसान को अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। आप अपनी बीवी को तलाक दे दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए अपने घर से। तब उनको बुरा लगा है। लेकिन आज भी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं ऐसे मैसेजेस आपको दिखा सकती हूँ, ऐसे ऐसे टेक्स्ट मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो आज भी लोग मुझे गालियाँ देते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं कि मैंने तलाक के बारे में मैं तलाक का केस सुप्रीम कोर्ट तक क्यों लेकर गई और पार्लियामेंट में इतना बड़ा फैसला क्यों हो गया कि तलाक अब नहीं होगा। ये इसके लिए मैं आज भी गालियाँ सुनती हूँ। फैसला ये 3 तलाक के भी आपने ये सारी एक्टिविटीज़ की। ये क्या है असल में आप इसका मकसद क्या था? देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है कि 2016 से मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थी, तो मेरे फर्म में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे, जो हस्बैंड दुबई में है, वहाँ से फ़ोन पे तलाक दे दे रहा है। अभी रिसेंटली मैं अतीबा नाम की एक लड़की का मैटर देख रही हूँ, जो दिल्ली में रहती है। उसका हस्बैंड भी शारजाह में है और वहाँ से उसने फ़ोन पर कह दिया तलाक, तलाक, तलाक और वो उससे पूरा रिश्ता-विश्ता तोड़ दिया, उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया।
तो हमारा कुरान तो ये नहीं कहा है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और व्हाट्सएप कॉल करके कह देना तलाक और तलाक हो जाएगा। ये तो प्रोसेस है ही नहीं तलाक का। या एक एफिडेविट करके आप ₹10 वाले स्टाम्प पेपर पे करके भेज दीजिए कि तलाक, तलाक, तलाक। तो ये तो तलाक नहीं है। आप ये मिसयूज़ कर रहे हैं, आप बियॉन्ड द इस्लाम जा रहे हैं। आप कहीं न कहीं सवाल के घेरे में कुरान को ही खड़ा कर दे रहे हैं। आज कह रहे हैं आपके हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो मुसलमानों के अगेंस्ट है। बल्कि आपका नेचर और बिहेवियर ये साबित कर रहा है कि आप अपने इस्लाम और कुरान के अगेंस्ट चले जा रहे हैं। तो उसको जब हमने बंद कराया, तो असदुद्दीन अवैसी हों या जितने भी मुसलमान लीडर हों या जितने भी मुसलमान मंत्री थे, वो सब एकजुट होकर खड़े हो गए कि भाई वो जेल चला जाएगा तलाक देने के बाद, तो उसकी माँ को और उसके अब्बा को कौन सँभालेगा? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुसलमान रेप करेगा तो वो जेल नहीं जा सकता है, नहीं तो उसकी अम्मा और अब्बा को कौन सँभालेगा? कोई मुसलमान डकैती करेगा तो वो जेल नहीं जाएगा। तो अगर आप किसी की बेटी और किसी की बहन को अगर आप बेइज्जत करके तलाक देकर घर से निकाल रहे हैं, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। बहुत बड़ा क्राइम है। उसको आप क्राइम क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप बस मज़ा लेंगे और उसको छोड़ देंगे जब आपकी मर्ज़ी होगी, लड़की मोटी हो गई, छोड़ दिया। लड़की नींद से देर से उठ रही है, उसको छोड़ दिया। लड़की खाना अच्छा नहीं बना पा रही है, उसको छोड़ दिया। अरे इसको तो सिर्फ़ बेटियाँ पैदा हो रही हैं, इसको तलाक दे दो और दूसरी शादी करेंगे तो बेटा हो जाएगा। भाई साइंस है, दिमाग थोड़ा-सा साइंस पढ़ लो कि लड़की सिर्फ़ अपने कोख में रखती है, बेटी या बेटा पैदा करना ये मर्द के ऊपर डिपेंड करता है। या तो कुरान अच्छे से पढ़ लो या तो साइंस अच्छे से पढ़ लो। पर ये जो नेचर है मुसलमान के गुट का, एक टीम का, वो कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तान के बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, सक्सेस को देख कर के जेलसी उनको होती है और वो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं एक छोटी-सी बात आपसे कहूँगी कि जब आप हिंदुस्तान आएँगे और यहाँ की जुमे की नमाज़ आप खुतबे में सुनेंगे, एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कंटिन्यूड अगर आप सुनेंगे, आप खुद मुझसे कहेंगे कि नाज़िया आपने सही कहा था। एक भी खुतबे में ये नहीं बताते हैं कि औरत के लिए आपके क्या-क्या हुकूक हैं। औरत की शिक्षा के लिए कुरान ने क्या-क्या बोला है। औरत के इम्प्रूवमेंट के लिए कुरान ने क्या-क्या बोला है। औरत के लिए कुरान ने क्या-क्या बताया, कभी नहीं बताएँगे, कभी भी नहीं बताएँगे। वो बिल्कुल सही सिर्फ़ कह रही हैं आप इसी तरह। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस तरह उलमा जो हैं जुमा का खुतबा में वो अपनी मर्ज़ी के बयानात दे देते हैं जिसमें कई लोगों का इस्तेहसाल होता है, कइयों के हकूक मारे जाते हैं और उनके अपने मतलब के फ़ायदे उसमें से निकलते हैं। आज की गुफ्तगू में आपका जो मैं लुबे-लुबाब यही था कि भारत में एक तो सरकारी तौर पर गाय के गोश्त पर कोई पाबंदी नहीं। ना नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि गाय का गोश्त जो है वो खाने वाला जो है उसको मार दो। इसके साथ-साथ ये आपने कहा है कि जे ख़वातीन में जो 3 तलाक वाला सिलसिला है, ये भी इस्लाम के मुनाफ़ी है और इसी तरह अगर एक वक़्त में 3 तलाक दे देंगे तो ये औरत के साथ भी ज़्यादती है और इस्लाम की भी नफ़ी है। इसके साथ-साथ हिजाब जो है, ये कहीं पे भी इस्लाम में इसकी जो लाज़मी करार देने की बात है, वो नहीं है। क्या मैं यही समझूँ कि आपके आज की बातचीत का मकसद यही था? डेफ़िनेटली हिजाब तो कहीं पर बुर्का, अबाया, नकाब तो कहीं कुरान पर लिखा हुआ है ही नहीं। हाँ, तन को प्रॉपर तरीके से ढकना है, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने, ये सारी बातें लिखी हैं। लेकिन हम स्कूल जाएँगे यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनकर, अबाया पहन करके, ये तो कुरान ने नहीं बोला है। तो ये जितने मुद्दे पे आज बात हुई है, मैंने कुरान के हवाले से भी बताया है और कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से भी बताया है और जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से भी मैंने आपको बताया। जी, आज की नशिस्त मेरा ख़्याल है नाज़िया बहुत अच्छी रही और इतनी ही काफ़ी है। दूसरी नशिस्त जो है उसमें हम कुछ और तफ़सील से बात करेंगे। आज आपने मेरे लिए वक़्त निकाला, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह फिर आपसे बात होगी। इंशाअल्लाह वल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।